सवाल करते हैं जी। ऑटम 21 की अटेम्प्ट का है। आपके पास पेपर्स में जितने भी सवाल हैं ना एसोसिएट्स के नाम के, जितने भी आपको सेल्स टैक्स के एसोसिएट्स के सवाल मिलेंगे, वो सब के सब क्या है, तगड़े सवाल हैं। और वो सवाल ऐसे हैं जिसमें एग्जामिनर जो है वो आपके पैसे पूरे कराता है। तो जिसमें से अभी रिसेंट एक सवाल आपको आ रहा है मेहरबान के नाम से। अब देखते हैं कितना मेहरबान था, कितना मेहरबान नहीं था। ये सवाल है। सवाल अगर पढ़ना आ जाए और अगर आपको फॉर्मेट की अंडरस्टैंडिंग है कि कौन सी चीज कहाँ पे प्लेस करनी थी, आई डोंट थिंक कि मार्क्स लूज करना या मार्क्स सिक्योर करने में कोई मुश्किल होनी चाहिए। रिक्वायरमेंट है जी, इन द लाइट ऑफ प्रोविजन। लाइट का मतलब रोशनी नहीं है ये वाला, उसे रोशनी समझ लो। इन द लाइट ऑफ प्रोविजंस ऑफ सेल्स टैक्स एक्ट 1990 एंड रूल्स मेड देयर अंडर, कंप्यूट द अमाउंट ऑफ सेल्स टैक्स पेएबल। जो सेल्स टैक्स पेएबल है उसके बारे में हमने बताना है। और रिफंडेबल, या अगर कोई रिफंड है, ये जो और जितने प्यार से लिखता है और बाद में रिफंड कहता है ना, जालिम है ये। एंड इनपुट टैक्स टू बी कैरी फॉरवर्ड, और अगर कोई इनपुट टैक्स कैरी फॉरवर्ड है फॉर द टैक्स पीरियड अगस्त 2021, वो हमने बताना है। और ब्रैकेट में उसने क्या है, तमाम एग्जेम्पशंस, तमाम एक्सक्लूजन्स, तमाम डिसअलाउंसेस आपने शो करने हैं। 17 नंबर का सवाल है। तो 17 इंटू 1.8, गालिबन आधे घंटे में सवाल हमें करना चाहिए एग्जाम में, 32 मिनट में। देखते हैं जी। वो कहता है जी, मेहरबान एसोसिएट इज रजिस्टर्ड अंडर सेल्स टैक्स एक्ट 1990। सेल्स टैक्स एक्ट 90 में रजिस्टर्ड था। मेहरबान इज एंगेज इन द बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। अच्छा, ये मैन्युफैक्चरर है, तो मैन्युफैक्चरर जब भी हो उसको हाईलाइट कर लो, बिकॉज मैन्युफैक्चरर के लिए थोड़े बहुत रूल्स रिलैक्स होते हैं। एंड सप्लाइंग ऑफ वेरियस कंज्यूमर गुड्स, वो मैन्युफैक्चरर भी है और वो गुड्स सप्लाई भी कर रहा है। फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज अवेलेबल फ्रॉम एमएस रिकॉर्ड फॉर द मंथ ऑफ अगस्त। ये उसने कुछ हमें इन्फॉर्मेशन बताई है। परचेज उसने की है रजिस्टर्ड पर्सन से। अब आप इसको लिख सकते हो रीड करते हुए, इस पे इनपुट टैक्स मिलेगा। उसने परचेजेस की हैं अनरजिस्टर्ड से, इस पे इनपुट टैक्स नहीं मिलेगा। उसने एग्जाम गुड्स परचेज की हैं अनरजिस्टर्ड से, इस पे भी इनपुट टैक्स नहीं मिलेगा। तो ये इसने इनपुट टैक्स जो है वो पे किया, जो क्लेमेबल है। अच्छा जी, इसने सप्लाईज की हैं रजिस्टर्ड पर्सन को, इसने सप्लाईज की हैं अनरजिस्टर्ड को। जहां पे भी अनरजिस्टर्ड का नाम सुना मैंने स्टार कर लिया। आपने एग्जाम गुड सप्लाई की हैं लोकल अनरजिस्टर्ड बंदे को, ठीक है, एग्जाम्प्ट है। आपने एक्सपोर्ट की हैं टैक्सेबल गुड्स की यूएई में, आपने एक्सपोर्ट्स की हैं एग्जाम्ड गुड्स की यूएई में। ये दोनों मेरी क्या हैं, ये मेरी दोनों मेरी जीरो रेटेड है। अब चूंकि पेपर में एक्सपोर्ट का नाम आ गया तो ये वाजिब है रिफंड भी होगा। तो रिफंड भी क्या है, वाजिब है अगर पेपर में एक्सपोर्ट का नाम आ गया। एडिशनल इंफॉर्मेशन उसने हमें बताई है, टैक्सेबल गुड्स फ्रॉम रजिस्टर्ड पर्सन एक्सक्लूड इंक्लूड, इसकी बात कर रहा है सर। ये देखो पेपर में पढ़ते हुए इसको कनेक्ट कर लेना। इसकी बात कर रहा है ये 4.9 मिलियन की। इसमें कहता है कि आपने 2,96,000 रुपए का मटेरियल जो है था वो परचेज किया, जो एक्सक्लूसिवली मैन्युफैक्चरिंग के लिए इस्तेमाल हुआ था, एग्जाम सप्लाईज के लिए। इसमें 2,96,000 शामिल है जो किसमें एक्सप्लाई हो रहा है, एग्जाम सप्लाईज के लिए। तो अगर मटेरियल टैक्सेबल गुड्स में सप्लाई हो तो हम उसको टैक्सेबल लेते हैं। अगर मटेरियल एग्जाम्ड गुड्स में सप्लाई हो रहा हो तो उसको हम एग्जाम ट्रीट करते हैं, इसका ट्रीटमेंट नहीं होना चाहिए। उसके बाद है जिसके पास था मटेरियल 675,000 का, ये हुआ है इस्तेमाल किसमें, एक्सपोर्ट के जरिए, एक्सपोर्ट्स में। तो ये चले जाएगा हमारा अगेंस्ट जीरो रेटेड। तो इसके ऊपर इनपुट टैक्स जो होगा वो हमारा रिफंड पे निकल जाएगा। इसका जो इनपुट टैक्स होगा वो हमारा रिफंड की तरफ जाएगा। तो इसको मैं हाईलाइट कर लेता हूं। उसके बाद गुड्स आपने ली हैं 1.5 लाख रुपए की, जो आपने कैश में परचेज की थी फ्रॉम सप्लायर। कैश परचेजेस 1.5 लाख की, डिसअलाउ हो जाएगा, हमें नहीं मिलेगा। उसके बाद आपने 500 किलो चाय परचेज की है 3,60,000 रुपए की, इन 1 kg पैकेट, 1 kg के पैकेट लिए हैं। जो ये पैकेज थे ये थर्ड स्केड्यूल में कवर हो रहे हैं। जो रिटेल प्राइस है वो 900 की है। बाय द एंड ऑफ अगस्त 300 kg वर सप्लाइड, 300 kg आपको मिल चुका है। सॉरी, बाय द एंड ऑफ अगस्त 2021 300 kg वर सप्लाइड टू एन अनरजिस्टर्ड होलसेलर एट अ प्राइस ऑफ 790। आपने अनरजिस्टर्ड होलसेलर को क्या किया है,
ये आपने सप्लाई किया है 790 पर बैग के ऊपर। तो इसका ट्रीटमेंट देखते हैं, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। ये अभी तक का पॉइंट टेक्निकल इस पूरे सवाल में अभी जितना बड़ा ये लग रहा है, ये सारी की सारी एडजस्टमेंट हो रही हैं इस 4.96 मिलियन में। ठीक है, कहते हैं जी टैक्सेबल गुड्स जो हैं वो आपने सप्लाई किए हैं अनरजिस्टर्ड पर्सन को, जिसमें गुड्स जो हैं वो 3,20,000 की भी शामिल हैं, जो आपने उस कस्टमर को बेची हैं जिसने अपना आईडी कार्ड नंबर और अपना एनटीएन नंबर प्रोवाइड नहीं किया था। ये गुड्स जो थी आपने रजिस्टर्ड सप्लायर से परचेज की थी 2,75,000 रुपए की। अब 2,75,000 रुपए की आपने गुड्स परचेज की एक रजिस्टर्ड सप्लायर से, आपने वो गुड्स बेच दी एक बंदे को और वो आपने बेची है 3,20,000 रुपए की। जिस बंदे को आपने गुड्स बेची हैं, जिस बंदे को आपने गुड्स बेची हैं, उस बंदे ने आपको आईडी कार्ड नंबर ही नहीं दिया और उसने एनटीएन नंबर ही नहीं दिया। बिकॉज अगर आपने 1 लाख से ऊपर की सप्लाई करनी है, दैट सप्लाई मस्ट बी मेड विद एन आईडी कार्ड ऑफ दैट पर्सन, कि आप उस बंदे का आईडी कार्ड लेंगे। अगर आप उसका आईडी कार्ड नहीं लेंगे तो उस सप्लाई के अगेंस्ट जो इनपुट टैक्स होगा वो आपको क्लेम नहीं करने दिया जाएगा। तो ये इसका इनपुट टैक्स का पॉइंट है, वो क्लेम नहीं करने दिया जाएगा। उसके बाद कहता है जी फॉलोइंग फिक्स्ड एसेट्स वर परचेज ड्यूरिंग द ईयर ड्यूरिंग द मंथ ऑफ अगस्त 2021। उसने ये फिक्स एसेट्स ली हैं, एक मशीन ए ली है, एक मशीन बी ली है, ये इतने की, ये इतने की। मशीन ए जो है उसने कहा है ये एक्सपोर्ट्स में इस्तेमाल हो रही है, जो मशीन ए है ये एक्सपोर्ट्स में इस्तेमाल हो रही है, और जो मशीन बी है वो टैक्सेबल गुड्स और एज वेल एज एग्जेम्प्ट गुड्स, ये इसमें इस्तेमाल हो रही है, ये एक्सपोर्ट्स में सिर्फ और सिर्फ इस्तेमाल हो रही है। ठीक है, उसके बाद इसने फर्नीचर एंड फिटिंग लिया है 1 मिलियन का, और ये इसने ऑफिस प्रेमिसेस में इस्तेमाल की है, इसके ऊपर इनपुट टैक्स क्लेमेबल नहीं होता। बिल था आपका 959450 का, कैश में पे किया, बिल में सेल्स टैक्स शामिल था और सेल्स टैक्स की अमाउंट थी 154250। उसके बाद सेल्स टैक्स क्रेडिट जो ब्रॉड फॉरवर्ड है फ्रॉम लास्ट मंथ वो इतना है। इनपुट टैक्स था 1,86,000 रुपए का, जो यकम फरवरी को आपने परचेज की थी उससे रिलेट कर रहा था, लेकिन अभी तक आपने उसको क्लेम नहीं किया। एक इनपुट टैक्स जो है था अभी तक आपने उसको क्लेम नहीं किया, ये भी इसने हमें बता दिया। कहते जी ऑल द फिगर्स आर एक्सक्लूसिव ऑफ सेल्स टैक्स एक्सेप्ट वेयर इट इज स्पेसिफाइड अदरवाइज, कि हर इनकम में सेल्स टैक्स शामिल नहीं है। सेल्स टैक्स जो है वो 17% रेट के ऊपर चार्ज होगा। तो ये सवाल है, तो काफी अच्छा सवाल है, नाम का मेहरबान है बट किसी एंगल से भी ये मेहरबान नहीं लग रहा आपको। चलें जी, अल्लाह का नाम लेते हैं और सॉल्व करते हैं, तो बाद में हम याद करते फिरेंगे एग्जामिनर की मेहरबानियां। मेहरबान एसोसिएट्स, जो इसका टैक्स पीरियड है जिस मंथ की हम रिटर्न जमा करा रहे हैं, दैट इज अगस्त। जो ईयर है, जिस साल की जमा करवा रहे हैं, 2021। रिक्वायरमेंट है जी, हमने इसका कंप्यूटेशन ऑफ सेल्स टैक्स पेएबल या हमने रिफंडेबल जो है उसको हमने कैलकुलेट करना है। ठीक है, मैं एग्जाम में बैठा हूँ, जो सवाल करना है लेफ्ट पेज से स्टार्ट करूंगा और लेफ्ट पेज पे मैं लिख दूंगा जी सबसे पहले वर्किंग सेल्स टैक्स क्रेडिट्स की, और एक्चुअल में ये हमारे हैं इनपुट टैक्स। 3 कॉलम हम बना लेंगे यहाँ पे, वैल्यू का, रेट का और टैक्स की अमाउंट का। सवाल पढ़ते हैं। पहले बात करते हैं जी टैक्सेबल गुड्स आपने परचेज की रजिस्टर्ड पर्सन से 4960000 की। टैक्सेबल गुड्स परचेज 4960000,
रेट 17%, टैक्स कितना बनेगा 843200। इतना मैं टैक्स पे करके आया डिपार्टमेंट को, ये मैंने इनपुट टैक्स पे किया। आगे है जी, उसने टैक्सेबल गुड्स परचेज की हैं अनरजिस्टर्ड पर्सन से 14 लाख रुपए की। टैक्सेबल गुड्स किससे ली हैं, अनरजिस्टर्ड पर्सन से। कितने की ली हैं सर उसने सर ली है 14 लाख रुपए की। लिखूंगा मैं, रेट 17% ही, लेकिन नो टैक्स। ये मैंने क्यों लिखा है, टैक्स नहीं है, क्यों लिखा है मैंने, दिस इज द रीजन, दिस इज द रीजन, दैट्स व्हाई। ये चीज मुझे डिसअलाउ है, एक्सक्लूड करनी है, मैंने लिखनी पड़ेगी। मैं नहीं लिखता तो पेपर देने के बाद तहज्जुद से शुरू करना है और इशा के नफल तक दुआ मांगे, या अल्लाह पास कर दे, या अल्लाह पास कर दे, बिकॉज मैंने यहाँ पे एग्जामिनर की रिक्वायरमेंट को कूप नहीं किया। टैक्स में मैंने जब भी इसकी ओरिएंटेशन हुई थी, मैंने उस वक्त भी कहा था, रीजन ऑफ फेलियर में एग्जामिनर क्या कहता है कि जो मैं पूछता हूँ ये मुझे नहीं बताते, जो इनको पता होता है ये वो बता देते हैं। तो ये चीज जो है वो प्रॉब्लमेटिक है। उसने कहा, मैंने लिख दिया, मैंने रिक्वायरमेंट ही कंप्लायंस करनी है। उसको देखते हैं। आपने एग्जाम गुड्स परचेज की अनरजिस्टर्ड से 520 की, और देखिए मैं लाइन छोड़ छोड़ के लिख रहा हूं ताकि अगर गलती हो भी जाए रेक्टिफिकेशन का मार्जिन मेरे पास हो। एग्जाम गुड्स परचेज की हैं 5,20,000 रुपए की। अब इसके ऊपर टैक्स होता ही नहीं है और ये भी मेरा नहीं आएगा, मैंने ये बात कर दी। ये टेबल इसने गिवन किया, इस टेबल को मैंने अपनी वर्किंग में ट्रांसलेट कर दिया। अब इसके अंदर प्रॉब्लम्स हैं। तो प्रॉब्लम्स क्या हैं कि मैंने जो परचेजेस की हैं उसमें थोड़ा सा एरर है, एडजस्टमेंट्स हैं। एक मटेरियल है वो है 2,96,000 का जो मैंने परचेज किया, बट दिस मटेरियल इज यूज्ड फॉर एग्जाम सप्लाईज। अगर कोई मटेरियल एग्जाम सप्लाईज में इस्तेमाल हो रहा है तो उसका इनपुट टैक्स क्लेम नहीं हो सकता। तो यहां पे आ जाएगा मटेरियल यूज्ड फॉर एग्जाम सप्लाईज। वो हमने कितना इस्तेमाल किया, 2,96,000 का, 2,96,000 का। अब मैंने इस मटेरियल के ऊपर 17% टैक्स पे किया था, तो 2,96,000 का मैंने टैक्स पे किया हुआ है। अब चूंकि ये टैक्स मैं क्लेम नहीं कर सकता तो मैं इसको अपने इस टैक्स में से लेस कर दूंगा। 50,320 रुपए जो है ये क्लेम नहीं हो सकते, बिकॉज ये जो है ये इस्तेमाल हुए हैं एग्जाम्ड सप्लाईज में, तो दैट्स वाई ये यहाँ पे हम लेस करवा देंगे। पहला पंगा डन। उसने कहा है कि एक आपने मटेरियल इस्तेमाल किया है वो 675,000 का है। वो कितने का है, वो 675,000 का आपने मटेरियल इस्तेमाल किया। अब ये मटेरियल जो है इसको आप यहाँ पे हाईलाइट कर सकते हैं कि इसके ऊपर जो इनपुट टैक्स होगा वो सारे का सारा आपका रिफंड जाना है। ये रिफंडेबल है बिकॉज ये एक्सपोर्ट्स से रिलेटेड इस्तेमाल हो रहा है, तो जो एक्सपोर्ट्स से रिलेटेड है वो रिफंड होता है, वो हमारा एडजस्ट नहीं होता, मतलब हम उसको क्लेम नहीं करते। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे मटेरियल यूज्ड फॉर एक्सपोर्ट्स। वो कितना जी, हमें पता है कि वो 675 का है, बड़ा वाज़ेह तौर पे है 675 का। मैंने इसके ऊपर 17% टैक्स पे किया था, तो 675,000 इस पे लिया मैंने 17%, दैट वुड बी 114,750। ये जो 114,750 है ये मैं इसलिए यहाँ पे लेस करवा रहा हूँ बिकॉज ये एक्सपोर्ट्स में इस्तेमाल हुआ है और ये सारे का सारा मैंने रिफंड क्लेम करना है डिपार्टमेंट से। ये भी डन हो गया। उसके बाद है कि गुड्स आपने 1.5 लाख की जो है थी वो कैश में परचेज कर ली। कैश परचेज 50,000 से ऊपर नहीं हो सकती। अगर कैश में कोई परचेज करोगे वो आपको डिसअलाउ हो जाएगी। तो कैश में परचेज की है आपने 1.5 लाख रुपए की,
तो वो भी आपको क्या हो जाएगी, डिसअलाउ हो जाएगी। तो 17% 150,000, इसका आप लेंगे 17%, दैट वुड बी 25,500, वो आप यहाँ पे लेस करवा देंगे। अच्छा, जो लेस हो रहे हैं इनको यहाँ पे भी लेस करना होता है, नहीं ठीक है, टैक्स ही हम डील कर रहे हैं। उसके बाद ये भी हो गया, ये वाला पॉइंट जो थोड़ा सा ट्रिकी लग रहा है, इसको देखते हैं। कहता है जी 500 kg ऑफ टी परचेज्ड एट अ कॉस्ट ऑफ रुपीज 3,60,000। मैंने 3,60,000 की 500 किलो चाय ली है, इसका मतलब मैं 720 रुपए पर केजी के ऊपर ये चाय लेके आया हूँ। 3,60,000 रुपए की मैंने चाय ली है, 50 किलो, 500 किलो, तो मुझे पर केजी कितने की पड़ी है, मुझे पर केजी वो 720 रुपए की पड़ी है। लेकिन ये जो है ये चाय ये थर्ड स्केड्यूल में फुलफिल हो रही है, इसका मतलब ये रिटेल में जा रही है, ये रिटेल में जा रही है। जो इसकी रिटेल प्राइस है, इस टी की रिटेल प्राइस है वो है 900, वो है 900। यहां तक दोबारा पढ़ते हैं। वो कहते हैं 500 kg ऑफ टी परचेज्ड, 500 किलो की चाय परचेज की, टोटल पैसे दिए 3,60,000, पर केजी मेरी कॉस्ट कितनी आई 3,60,000 पर 500, 720 रुपए किलो के लिहाज से मैंने ये चाय परचेज की। 1 kg की पैकिंग थी जो मैं लेके आया था, और ये चाय जो है वो थर्ड स्केड्यूल में फॉल कर रही है रिटेल आइटम में। जो रिटेल प्राइस है वो है 900 रुपए पर केजी, रिटेल हमारा 900 रुपए पर केजी है। इसका मतलब रिटेल 900 रुपए का है, मैंने लिया 720 का, इसका मतलब मैंने पर केजी कितना डिस्काउंट लिया है, मैंने पर केजी 180 का डिस्काउंट लिया है, मैंने पर केजी 180 का डिस्काउंट लिया है। ये जो डिस्काउंट है, ये डिस्काउंट ये अलाउ नहीं होता, ये अलाउ नहीं होता। हम पढ़ के आ चुके हैं कि रिटेल आइटम्स में जो टैक्स होता है वो इस रिटेल प्राइस के ऊपर चार्ज किया जाता है। रिटेल आइटम में जो टैक्स होगा वो हमेशा रिटेल आइटम्स पे चार्ज किया रहेगा। दैट टैक्स शुड बी पेड ऑन दिस अमाउंट। मैंने टैक्स कितना पे कर दिया है, इस अमाउंट पे कर दिया। अब मैंने टैक्स कम पे किया है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे टैक्स अब ज्यादा पे करना पड़ेगा। तो कैसे, 900 एक्चुअल प्राइस थी, मैंने प्राइस पे की 720। कितने केजी लिया मैंने जी 500 केजी लिया, तो 180 मल्टीप्लाई बाय 500, तो ये बनेगा 90,000। तो 90,000 से मैं अपनी सप्लाई इंक्रीज करूंगा। 90,000 से जो है हमारी जो परचेजेस हैं वो इंक्रीज होंगी, हम टैक्स मजीद पे करेंगे। तो हम इसको यहाँ पे जो थर्ड स्केड्यूल आइटम है उसकी एडजस्टमेंट करेंगे। अब देखो ये डिस्काउंट ही था, ये डिस्काउंट था, लेकिन डिस्काउंट को पूछे जाने का तरीका कितना गलत है उसका। वो सीधी बात कह सकता था कि आपने रिटेल जो आइटम है उस पर डिस्काउंट लिया है, वो डिस्काउंट डिसअलाउ है, लेकिन ना, सीधी बात हराम है कर्ज एग्जामिनर, उसने घुमा के आपसे पूछा है कि यार एक चीज 900 की थी, मैंने 720 की ली है, और वो चीज थर्ड स्केड्यूल में थी, तो ये डिस्काउंट आपने एक्चुअल में लिया है, ये जो डिस्काउंट है वो आपको डिसअलाउ हो जाएगा। तो यहाँ पे थर्ड स्केड्यूल जो आइटम है उसकी हमने क्या करनी है, रीस्टेटमेंट करनी है। कैसे करेंगे, 900 रुपया उसकी प्राइस थी, आपने ली है 720 की, और टोटल आपने जो ली है वो 500 की ली है, तो इज इक्वल टू 180 आया, इसको आपने किया 500 से, तो 90,000 मैं जाके मजीद पे करूंगा कि पाए ना, ये थर्ड स्केड्यूल पर डिस्काउंट तो होता नहीं है। तो इस 90,000 के ऊपर 17% टैक्स मुझे मजीद डिपार्टमेंट को पे करना पड़ेगा, और वो हो जाएगा 15,300। 15,300 जो डिपार्टमेंट है टैक्स मेरे से मजीद ले लेगा। डिपार्टमेंट ने कहना है भाई साहब थर्ड स्केड्यूल पे तुम हमें चूना नहीं लगा सकते, तो ये मैंने कर लिया। तो यहां तक थी कहानी परचेज की, यहां तक थी कहानी परचेज की। आगे कहानी थी सेल्स की, इसलिए भी वो मैंने नहीं पढ़ी।
तो ये जो परचेजेस की बात थी वो हमारी पूरी होगी। उसके बाद हरी पॉइंट नंबर 2, टैक्सेबल गुड्स सप्लाइज टू अनरजिस्टर्ड पर्सन, 3,20,000 रुपए की। ये आपने गुड्स सोल्ड की हैं कस्टमर को जिसने अपना आईडी कार्ड एनटीएन नंबर नहीं दिया, या आपने गुड्स परचेज की थी 2,75,000 रुपए की, इसके ऊपर आपने टैक्स पे किया था। अब देखो, अगर आप 1 लाख से ऊपर के किसी बंदे को सेल्स करते हो और वो बंदा अनरजिस्टर्ड है या रजिस्टर्ड भी है, तो आपने उसका आईडी कार्ड नंबर लेना होता है। अगर आप उसका आईडी कार्ड ना लें तो वो जो आपने जो परचेजेस की, जो आपने सेल की होती हैं, उसके अगेंस्ट जितना भी इनपुट टैक्स होता है वो आपको डिसअलाउ हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, आपने ये सेल की थी 3,20,000 रुपए की, क्योंकि ये कंडीशंस जो है ये वायलेट हो गई हैं। आपने जो परचेजेस की थी वो 2,75,000 रुपए की थी, इसका इनपुट टैक्स जो होगा वो आपका डिसअलाउ हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे गुड्स सोल्ड टू अनरजिस्टर्ड कस्टमर विदाउट CNIC। हमने आईडी कार्ड नहीं लिया, उसके ऊपर हमने यहाँ पे क्या किया, सोल्व किया। तो वो कितने की थी, वो 2,75,000 की थी। वो गुड्स कितने की थी, 2,75,000 की थी। इसके ऊपर टैक्स मैंने पे कितना किया था, 46,750 का। तो ये भी क्या हो जाएगा, मेरा डिसअलाउ हो जाएगा, ये लेस कर दिया रहेगा। तो ये डिसअलाउ हो रहे हैं, हम इनको चाहें तो हम ब्रैकेट में लिख सकते हैं, ये चीजें मेरी लेस हो रही हैं। तो ये भी हमने यहाँ पे पॉइंट कर लिया, बिकॉज अब इस परचेजेस के अगेंस्ट जो है वो हमें कभी भी इनपुट टैक्स अलाउ नहीं होता। उसके बाद ये है फिक्स एसेट्स, ये तो अलग जाएगा। हाँ, उसके बाद उसने कहा था बिल, बिजली का बिल भी तो है, और बिजली के बिल पे जो इनपुट टैक्स पे किया वो हम क्लेम कर सकते हैं, और बिजली का बिल जितना भी हो कैश में पे कर सकते हैं। तो सेल्स टैक्स ऑन बिजली का बिल, बिल की अमाउंट कितनी थी, बिल की अमाउंट थी, कहाँ चला गया, 959,450, 959,450। और मैंने बताया था इसका टैक्स आपको पेपर में गिवन होता है, ये है 154,250, 154,250, ये भी हमने यहाँ पे ऐड कर लिया। उसके बाद ये वाला देखो, कहते हैं एक इनपुट टैक्स था 1,86,000 रुपए का, आपने परचेजेस की थी फेब में, उससे रिलेट कर रहा है, आप उसे क्लेम नहीं कर पाए। हम असूल पढ़ के आए हैं, कोई भी इनपुट टैक्स आप जिस टैक्स पीरियड में क्लेम ना कर पाए, आप उसको अगले 6 टैक्स पीरियड में क्लेम कर सकते हैं। तो देखो, फरवरी में क्लेम करना था, हमने क्लेम नहीं किया, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, अगस्त के बाद जाके इसका 6 महीने का टाइम पीरियड लैप्स होता है। हम किसकी कैलकुलेशन कर रहे हैं, हम अगस्त के महीने ही कर रहे हैं। हमें अगस्त के महीने में याद आया, अब अगस्त का महीना चूंकि आखिरी महीना है, छठा महीना है, हमें याद आ गया, हम इसको क्लेम कर लेंगे, हम इसको एडजस्ट करवा लेंगे। तो इनपुट टैक्स रिलेटेड टू फेब जो है वो यहाँ पे क्लेम हो जाएगा, क्योंकि अभी हमारा टाइम लैप्स नहीं हुआ। इनपुट टैक्स रिलेटेड टू फेब वो कितना था हमारा, 1,86,000 रुपए का, वो भी हम यहाँ पे क्लेम कर लेंगे। तो ये बड़े हमने वाज़ेह तौर पर रूल पढ़ा था कि कोई भी इनपुट टैक्स जिस महीने का क्लेम ना कर पाए, जिस महीने का भी, उसके बाद आपके पास 6 टैक्स पीरियड का टाइम होता है, आप उसमें क्लेम करते हैं। फेब का था, फेब में क्लेम नहीं किया, तो फेब के बाद मेरे पास 6 टैक्स पीरियड से कौन कौन से, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, अगस्त के महीने तक क्लेम हो सकता है, और चूंकि रिटर्न ही अगस्त की जा रही है तो इसमें हम क्लेम कर सकते हैं। तो ये भी डन हो गया, ये भी डन हो गया, और ये भी डन। तो मेरे ख्याल से इनपुट टैक्स तो हमारा तकरीबन डन हो ही गया। तो इसको हम जमा करते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा कॉमन इनपुट टैक्स कितना बन रहा है, कॉमन इनपुट टैक्स ऑन परचेजेस, कॉमन इनपुट टैक्स अभी देख सकते हैं इसको, 843,200, इसमें से हम लेस करेंगे 50320,
फिर हम लेस करेंगे 114750, फिर हम लेस करेंगे 25,500, तब हम ऐड करेंगे 15,300, फिर हम लेस करेंगे 26,750, फिर हम ऐड करेंगे 154,250, फिर ऐड करेंगे 186,000। तो ये बनेगा 961,430। ये कितना बनेगा? 961,430। 961,430। ये आ गया जी हमारे पास कॉमन इनपुट टैक्स। अब बात मशीन की, तो ये तो देखो जी हमारा आ गया कॉमन इनपुट टैक्स। अल्लाह करे ठीक हो, बाद में हम देख लेंगे क्या है क्या नहीं है। मशीन फिक्स एसेट्स परचेज की है अगस्त के महीने में। एक मशीन ए परचेज की, एक मशीन बी परचेज की, एक हमने फर्नीचर एंड फिटिंग परचेज की। इसके बारे में भी अब करने, मैंने कहा था फिक्स एसेट्स जो हैं वो हमने सेपरेटली लेके चलने हैं, हम उनको सेपरेटली ट्रीट कर रहे होते हैं। अब हम लेते हैं जी इनपुट टैक्स ऑन फिक्स एसेट। लाइनें छोड़ दी मैंने, तो ले लेता हूँ जी इनपुट टैक्स। एक मशीन ए ली है हमने 2 मिलियन की मशीन ए। अब इसी के नीचे आ रहा है तो मुझे सेपरेटली ये वैल्यू सप्लाई रेट अमाउंट लिखने की जरूरत नहीं है, बिकॉज इसके नीचे लिख रहा हूँ। ये ली है मैंने 2 मिलियन की, और रेट जो होगा वो 17% ही होगा इसके ऊपर, और टैक्स जो इसका बन रहा होगा वो 3,40,000 बन रहा होगा। 3,40,000। उसके बाद आ गया मशीन बी, दैट इज 3 मिलियन, और इसके ऊपर भी टैक्स पे किया 17% के ऊपर पे किया, तो ये बनेगा 3,40 में 17 ऐड किया 5,10,000 बनेगा इसके ऊपर टैक्स। ये भी आ गया हमारे पास। और इसके अलावा फर्नीचर एंड फिटिंग है, वो है जी 1 मिलियन का। एसेट तो है लेकिन मैं लिखूंगा यहाँ पे फर्नीचर लिया एंड फिटिंग्स, ये है 1 मिलियन की, और इनके ऊपर हमने पढ़ा था ये इनएडमिसिबल हैं, इनके ऊपर इनपुट टैक्स क्लेम नहीं हो सकता। तो ये हमारा इनपुट टैक्स ऑन फिक्स्ड एसेट भी आ गया। तो ये भी आ गया। अब इसको हम यहाँ पे जमा कर लेते हैं, तो ये मेरे पास आ रहेगा टोटल इनपुट टैक्स। तो 961,430 जमा 340,000 जमा 510,000, तो ये 1,811,430 बनेगा। अल्लाह करे कैलकुलेशन ठीक चल रही है मेरी। आई हैव डाउट ऑन माई कैलकुलेशंस, बट उम्मीद करता हूँ ये ठीक होनी चाहिए। ये क्या मेरा बन गया? ये मेरा आ गया जी टोटल इनपुट टैक्स फॉर द पीरियड। तो ये सारी इनपुट टैक्स की वर्किंग थी, ये मैंने कर ली। अब ये लेफ्ट पेज पे मैंने की, मेरे पास यहां तक आ गया। अब मैं चलता हूँ राइट पेज पे। चले मैं इसके पैरेलली इसको लेके चलता हूँ राइट पेज पे। राइट पेज पे हम इसको लेके चलते हैं, और यहां पे मैं लिखता हूं सेल्स टैक्स डेबिट मींस आउटपुट टैक्स, और यहां पे भी 3 कॉलम बनेंगे, वैल्यू का, रेट का और अमाउंट का। अब हमने आउटपुट टैक्स की सारी वर्किंग करनी है, तो शुरू करते हैं। पहले अपने सप्लायर्स की है रजिस्टर्ड पर्सन को 8650,000 की, इसको ले लेते हैं सप्लायर्स टू रजिस्टर्ड पर्सन। रेट है हमारा 17%, तो 8650,000 17%, that would be 1,470,500 1,470,500 ये आ गया हमारे पास ये। उसके बाद आपने टैक्सेबल गुड सप्लाई की है अनरजिस्टर्ड बंदे को 1,56,000 की,
1560000 की, ये आपने सप्लाईज की हैं अनरजिस्टर्ड बंदे को। इसको मैं स्टार कर लूंगा बिकॉज फर्दर टैक्स चार्ज होता है इसके ऊपर। तो रेट हमारे पास 17% ही है। 1560000, इस पे हम लेंगे 17%, ये बनेगा 2652000। ये भी आ गया हमारे पास। उसके बाद एग्जाम्प्ट है, ये तो अलग हो जाएंगी। ये हमारे पास एग्जाम्प्ट है और ये हमारे पास शिल्ड है। ठीक है, इसने कहा जो टैक्सेबल गुड्स जो सप्लाई की हैं वो 3,20,000 रुपए की हैं, उसके ऊपर आपने आईडी कार्ड नहीं लिया। तो ये तो रजिस्टर्ड बंदे को की है कि अनरजिस्टर्ड को? ये तो अनरजिस्टर्ड की है और ये इसमें शामिल है। इसका ट्रीटमेंट तो सेल्स के ऊपर तो नहीं आना चाहिए, वो तो हम कवर कर लेंगे। उसके बाद और कौन सी एडजस्टमेंट बन सकती है इसमें? और इसमें एडजस्टमेंट ये बन रही है, ये कहते हैं बाय द एंड ऑफ अगस्त 2021, अगस्त 2021 के बाद आपने 300 किलो सप्लाई किया था अनरजिस्टर्ड होलसेलर को, किस कीमत के ऊपर? 7,790 पर केजी के ऊपर। इसका मतलब ये जो अनरजिस्टर्ड पर्सन है इसके ऊपर ये वाला चीज शामिल है। क्या कह रहा है वो? कि अगस्त के एंड के ऊपर एक आपने अनरजिस्टर्ड बंदे को 790 रुपए पर केजी के लिहाज से क्या की है, सेल की है। अब प्रॉब्लम ये है, ये जो आपने चीजें बेची हैं, जो आपने चीजें बेची हैं वो है रिटेल आइटम। ये 900 रुपए की बिकनी चाहिए थी, आपने कितने की बेची है? 790 की बेची है। आपने कितनी कम वैल्यू से बेची है? 110। तो आपने इस थर्ड स्केड्यूल आइटम के ऊपर 110 का डिस्काउंट दिया है। ये डिस्काउंट अलाउ नहीं है आपको। ये जो थर्ड स्केड्यूल आइटम है इसके ऊपर जो डिस्काउंट दिया है ये आपको अलाउ नहीं है। सबसे पहले तो आप इसको रिवर्स करेंगे, तो ये होगा टी सप्लाइड और ये जो है थर्ड स्केड्यूल की आइटम है। अब इस टी की जो रिटेल प्राइस बन रही है वो इसने हमें जो गिवन की थी वो है 900, कि ये रिटेल 900 पे बिकनी चाहिए, ये रिटेल 900 के ऊपर बिकनी चाहिए। मैंने कितने की दे दी है? मैंने दे दी है ये 790 के ऊपर। तो इसका मतलब मैं डिस्काउंट दे रहा हूं, डिस्काउंट तो अलाउ नहीं है मुझे। तो मैंने 110 का डिस्काउंट दिया है, तो ये मुझे क्या हो जाएगा, ये रिवर्स करना पड़ेगा। इससे मुझे वैल्यू सप्लाई इंक्रीज करनी पड़ेगी और मैंने 300 केजी क्या दिया है, डिस्काउंट दी। तो 300 इंटू 110, 33,000 से मेरी वैल्यू सप्लाई क्या होनी चाहिए, इंक्रीज होनी चाहिए। और 33,000 रुपये का जो आउटपुट टैक्स है मुझे फर्दर चार्ज करना चाहिए। तो 33,000 का हम लेंगे 17%, वो बनेगा हमारा 5610। ये मेरे पास आ गया जी 5610 आउटपुट टैक्स जो मैं फर्दर चार्ज करूंगा। और ये जो डिस्काउंट है ना, ये डिस्काउंट, ये जो हमने सेल की है ये थर्ड स्केड्यूल की थी। मतलब हमने 790 की सेल की है थर्ड स्केड्यूल आइटम की। थर्ड स्केड्यूल आइटम के ऊपर फर्दर टैक्स चार्ज नहीं होता। इसका मतलब मुझे इसको फिर से स्टार करना पड़ेगा। तो ये इस एक मेहरबान एडजस्टमेंट के 3 जगह पे ट्रीटमेंट होने जा रहे हैं। एक परचेजेस में ट्रीटमेंट किया इतना पढ़ के, एक मैंने यहाँ पे आउटपुट टैक्स अपना इंक्रीज किया बिकॉज थर्ड स्केड्यूल आइटम थी, और तीसरा इसका फर्दर टैक्स का भी ट्रीटमेंट होगा, वो अभी हम आगे जाके देखते हैं। तो जो टोटल हमारी सप्लाईज आ रही हैं वो तो हमारी लोकल सप्लाईज जो बन रही हैं टैक्सेबल, वो हमारा उसको देख लेते हैं। इसका सम करते हैं 8650,000 जमा 156,000 जमा 33,000, ये बनेगा जी 10,243,000। और इसके ऊपर आउटपुट टैक्स कितना बन रहा है आपका
1470500 प्लस 265200 प्लस 5610, ये बनेगा जी 1741310, 1741310। तो ये तो हमारी सप्लाईज आ गई आउटपुट टैक्स। वाह, मजा आ गया। उसके बाद ये भी हो गया, ये भी हो गया। अब हमारे पास है जी एग्जेम्प्ट गुड है, उसको लिख लेते हैं। एग्जेम्प्ट गुड है जी 1740000 की। तो कोई रिटर्न रिटर्न तो मेरे ख्याल से नहीं है ना। यहाँ पे हम ले लेंगे एग्जाम सप्लाईज। आप इसको लिख सकते हैं टैक्स एबल सप्लाईज। एग्जाम सप्लाईज लेंगे हम। एग्जाम सप्लाईज आपने की हैं 1740000 की, 1740000 की। इसके ऊपर तो कोई टैक्स होता ही नहीं है, ये तो हो गया खाली। उसके बाद एक्सपोर्ट्स, चाहे टैक्सेबल गुड्स एक्सपोर्ट्स करो चाहे एग्जाम्प्ट गुड एक्सपोर्ट करो, दोनों केसेस में जो एक्सपोर्ट है आपकी वो हो जाती हैं जीरो रेटेड। तो आप यहाँ पे एक्सपोर्ट्स लिख सकते हैं, आप कंबाइन भी कर सकते हैं, आप इसको अलग भी कर सकते हैं। तो जो आपने एक्सपोर्ट्स की हैं, चलिए जी आपने कंबाइन नहीं करना, आप अलग कर लें, टैक्सेबल गुड्स और एग्जाम्प्ट गुड्स। टैक्सेबल गुड्स जो आपने एक्सपोर्ट की है 13 लाख की थी और एग्जाम्प्ट गुड्स जो है वो 19 लाख की थी। तो 13 लाख 19 लाख, टोटल आपकी एक्सपोर्ट्स कितनी बनती है 32 लाख की। तो आप इसको करेंगे, इसका रेट 0% है, 0% है, 0% है, 0 0 0। तो ये आपकी एक्सपोर्ट्स भी आ गई। तो आपने ये भी लिख दिया। आप चाहें तो आप यहाँ पे टोटल सप्लाईज भी लिख सकते हैं। तो आउटपुट की जो वर्किंग है वो हमारे पास यहाँ पे कंप्लीट होगी। तो दूसरे पेज पे मैंने ये काम कर लिया। अब तीसरे पेज पे मूव करते हैं हम। तीसरे पेज के ऊपर, तीसरे पेज पे हम निकालेंगे अब इसका सेल्स टैक्स पेएबल, या हम निकालेंगे रिफंडेबल। इसके लिए हम लेंगे सबसे पहले आउटपुट टैक्स फॉर द मंथ। आउटपुट टैक्स फॉर द मंथ अभी हमने निकाला है, सिर्फ एक ही आ रहा है, दैट इज 1741310। हम वो यहाँ पे दो कॉलम बना लेंगे, एक और दो, 1741310। कोई सेल्स रिटर्न है हमारी, देखते हैं। सवाल में सेल्स रिटर्न, इनपुट टैक्स ब्रॉट फॉरवर्ड, क्रेडिट है हमारे पास, बिल है, मशीन है, सप्लाईज हैं। नो सेल्स रिटर्न हमारी कोई नहीं है, तो कहानी तो आसान हो गई, नो सेल्स रिटर्न। यही हमारा आउटपुट टैक्स फॉर द मंथ बनता है 1741310। इसमें से हमने लेस करना है इनपुट टैक्स क्रेडिट, और उसका असूल क्या है हम यहां पे लेंगे इनपुट टैक्स फॉर द मंथ। यहां पे होगा जी ब्रॉड फॉरवर्ड इनपुट टैक्स। अब ब्रॉड फॉरवर्ड इनपुट टैक्स इसने हमें गिवन किया हुआ है, सेल्स टैक्स क्रेडिट ब्रॉड फॉरवर्ड फ्रॉम द लास्ट मंथ वाज 1137580। ये क्या था आपका, ये आपका ब्रॉड फॉरवर्ड था 1137580। आप इसको लिख लो 1137580। इसमें आपने ऐड करना है इनपुट टैक्स फॉर द पीरियड। इसकी हमने वर्किंग बनानी है, अभी टाइम नहीं है वर्किंग का, बाद में बनाते हैं। और आपने लेना है 90% ऑफ आउटपुट टैक्स।
आपका आउटपुट टैक्स कितना था 1741310, इसका ले लो आप 90%, ये बनेगा 1567179, 1567179। अब इसमें से जो लोअर होगा वो आपने यहाँ पे जाके लेस करवाना है, लेस करवाने के बाद आपको जवाब मिल जाएगा। आपने कहा ठीक है लेस करवाते हैं। अभी मैं यहाँ पे एक लाइन छोड़ूंगा, मुझे पता है यहाँ पे फिक्स एसेट्स भी हैं, तो मैं 3-4 लाइनें छोड़ने के बाद ना यहाँ पे लिख दूंगा ऐड फर्दर टैक्स। ये है जी सप्लाईज टू अनरजिस्टर्ड पर्सन, जो हम अनरजिस्टर्ड सप्लाई कर रहे हैं उस पर हमने क्या लेना है, फर्दर टैक्स लेना है। अब यहाँ पे हमें यहाँ पे सप्लाईज गिवन थी जो हमने की है अनरजिस्टर्ड को, कहाँ गई है, वो है 1560000 की, तो मैं लिख लूंगा जी 1560000। इसमें से अब लेस करना पड़ेगा, लेस मुझे करनी पड़ेगी थर्ड स्केड्यूल आइटम की सप्लाई जो मैंने यहाँ पे की थी, बिकॉज ये 790 जो है ये मैंने इसी में शामिल किया हुआ था अनरजिस्टर्ड सप्लाई के ऊपर। तो 790 के लिहाज से मैंने 300 kg दिया था, तो 2,37,000 की सप्लाई जो थी वो मैंने यहाँ पे इंक्लूड की थी। और थर्ड स्केड्यूल आइटम के ऊपर फर्दर टैक्स हमारा कभी भी चार्ज नहीं होता, तो 2,37,000 हम यहाँ से लेस करवाएंगे और जो रिमेनिंग जवाब आएगा उसका हम 3% लेंगे। तो 1560000 लेस 2,37,000, दैट वुड बी 1323000। इस 1323000 का हम क्या लेंगे, हम इसका 3% लेंगे, जो बनेगा हमारे पास 39690। ये 39690 वो अमाउंट है जो मैंने डिपार्टमेंट को हर हाल में पे करनी है। ये डिपार्टमेंट में हमने हर हाल में पे करनी ही करनी है। तो ये इस एक पॉइंट ने ना सही मेहरबानी हम पे दिखाई है। ये ऐसा एक शानदार पॉइंट था जो परचेजेस में एडजस्ट हुआ, जो सप्लाईज में एडजस्ट हुआ और जो फर्दर सप्लाई में जाके भी एडजस्ट हुआ। कहीं पे इसका ट्रीटमेंट था, कहीं पे इसका ट्रीटमेंट नहीं था और कहीं पे इसका ट्रीटमेंट लेना ही नहीं था। तो 3 जगह इस एक पॉइंट की एडजस्टमेंट की। अच्छा सवाल था, एग्जामिनर ने इंप्रेस किया, तो ये हमारे पास हो गया। अब मेरे पास सिर्फ यहाँ पे एक चीज रह गई है, वो है अपोर्शनमेंट। अब हम यहाँ पे अपोर्शनमेंट की वर्किंग बना लेते हैं। वर्किंग नंबर 1, अभी तक एक ही वर्किंग बनी है मेरी। अब मैं इसको बनाऊंगा जी अपोर्शनमेंट। आपके पास आ जाएगा 3 कॉलम्स, एक होगा वैल्यू ऑफ सप्लाई का, एक कॉलम होगा इनपुट टैक्स का, एक कॉलम होगा जी इनपुट टैक्स ऑन फिक्स एसेट्स का। यहां पे आप ले लेंगे टैक्सेबल सप्लाईज, यहां पे आप ले लेंगे एग्जाम सप्लाईज और यहां पे आपके पास आ जाएंगी जीरो रेट सप्लाईज। तो ये आपने लिखी हुई है सारी की सारी, आप कॉपी पेस्ट कर लो। 1024300, 1024300, एग्जेम्प्ट आपके पास आ जाएंगी 1740000, 1740000 और ये आ जाएगी टोटल एक्सपोर्ट जो है वो 32 लाख की हैं, तो आप यहाँ पे 32 लाख लिख लीजिएगा। इनका सम करें कितना बनता है वो लिखते हैं। और जो कॉमन इनपुट टैक्स हमने अपोर्शन करना है वो हमने यहाँ पे फाइंड आउट किया हुआ है, डेट इज 961430। हम वो भी ले लेते हैं 961430। ये आ गया हमारे पास 961430। और जो फिक्स एसेट्स का इनपुट टैक्स था हमारे पास वो था हमारे पास 5,10,000 जमा 340,000।
ये बनेगा हमारा 850,000। एक मिनट जरा वापस चलते हैं, इसको पढ़ते हैं कि जो मशीन ए है, जो मशीन ए है वो सिर्फ तो एक्सपोर्ट्स में इस्तेमाल हो रही है ना। मशीन ए सिर्फ और सिर्फ एक्सपोर्ट्स में इस्तेमाल हो रही है, तो इसका तो हमें टैक्स को अपोर्शन करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि सारे का सारा क्या होना है, ये रिफंड हो जाना है। एक मशीन ऐसी है 3 मिलियन वाली मशीन बी, जो टैक्सेबल और एग्जेम्प्ट में इस्तेमाल हो रही है, तो सिर्फ और सिर्फ हम यहाँ पे मशीन बी लेंगे, मतलब 5,10,000 सिर्फ हम यहाँ पे लेंगे जो अपोर्शन होना है। सारा नहीं करना वरना गलत हो जाएगा। उसने हमें बताया है कि एक मशीन जो है वो सिर्फ और सिर्फ उसमें होगी और एक मशीन टैक्सेबल और एग्जेम्प्ट में होगी। अब हमारे पास जवाब आ गया। अब हमने क्या करना है, आपने इसको देखना है क्या बनता है क्या नहीं बनता। 10243,000 प्लस 174,000 प्लस 32,000, ये बनेगा 15183,000। 15183,000। अब आपने करना है इसको अपोर्शन। अब आपने करना है इसको अपोर्शन, तो कैसे करेंगे, अगर आपने टैक्सेबल सप्लाइज के अगेंस्ट अपोर्शन करना हो तो ये होगा 961,430 डिवाइडेड बाय 15183,000, मल्टीप्लाई कर दोगे 10243,000 से, तो जवाब मिल जाएगा। अगर आपने एग्जाम्प्ट के अगेंस्ट अपोर्शन करना हो तो 961,430 डिवाइड करोगे 15183,000 से, मल्टीप्लाई कर दोगे आप 174,000 से, जवाब मिल जाएगा। और उसके बाद जो अगेंस्ट है आपका जीरो रेटेड वो होगा जी 961,430 डिवाइड करेंगे आप इसको 15183,000 से, मल्टीप्लाई कर देंगे आप इसको 32 लाख से, तो आपको सारे का सारा जवाब मिल जाएगा क्या है और कितने की अपोर्शनमेंट हो रही है। अब मशीन की बात करते हैं। जो मशीन बी है वो टैक्सेबल, लोकल और जो एग्जेम्प्ट गुड्स हैं लोकल, उनके लिए इस्तेमाल हो रहा है। इसका मतलब ये सिर्फ टैक्सेबल और एग्जेम्प्ट गुड में आपने क्या करनी है, इसकी अपोर्शन करनी है मशीन की। अब मशीन की अपोर्शनमेंट करनी है, बट ये जो होगी ये सिर्फ और सिर्फ टैक्सेबल और एग्जेम्प्ट गुड्स में अपोर्शन होने वाली है। तो इसको भी हम अपोर्शन कर लेते हैं अगेंस्ट टैक्सेबल गुड्स और अगेंस्ट एग्जेम्प्ट गुड। तरीकेकार क्या होगा जी, 5, 10 और यहाँ पे भी आ जाएगा 10। टैक्सेबल गुड्स जो हैं वो आपकी 10243,000 है, और एग्जेम्प्ट गुड्स जो हैं आपकी वो बन रही हैं 174,000। अब यहाँ पे बस थोड़ा सा अलर्ट रहना है, क्योंकि ये दोनों के अगेंस्ट है, तो इन दोनों का सम लेंगे हम डिनोमिनेटर में। 10243,000 जमा 174,000, तो ये होगा 11983,000। सिर्फ हम इसका सम लेंगे, 11983,000 यहाँ पे डिनोमिनेटर में आ जाएगा 11983,000, और ये भी हो जाएगा आपका 11983,000। इसको अपोर्शन करेंगे, आंसर क्या आएंगे, ये हो जाएगा जी आपके पास 435,945 और ये बनेगा 74055। ये आपकी हो गई अपोर्शनमेंट। इस अपोर्शनमेंट करने के बाद अब जिंदगी आपकी आसान है। आपको पता है कि जो ये टैक्स है आपका, ये वेस्टेड है, इसका तो कुछ होना ही नहीं है। ये आपका रिफंडेबल है,
एक रिफंडेबल मशीन का है और एक रिफंडेबल आपका होगा जो आपका मटेरियल का था। हमने पकड़ना है ये 648615 648615, हमने इसको यहाँ लिखना है 648615। इसको जमा करेंगे, हमारे पास आ जाएगा एक्चुअल इनपुट है 11375880 जमा 648615, ये बनेगा 1786,195, ये बनेगा 1786,195। हमने दोनों में से लोअर लेना है, तो लोअर है जी हमारे पास 1567179, तो आउटपुट टैक्स में से लेस करते हैं 1741310 लेस 1567179, ये बनेगा जी 174,131 एक तो हमारे पास ये आ गया। अब इसमें से हम लेस करेंगे इनपुट टैक्स ऑन फिक्स्ड एसेट्स। अब फिक्स्ड एसेट्स का इनपुट टैक्स हमने यहां पे निकाल लिया था, दैट वाज 435945, वो हम यहां लिख लेंगे 435945 435945। इसको अगर हम लेस कर दें 435945, जवाब होगा जी 261,814। ये जब हमारे पास जवाब आ गया, हम इसे कह देंगे इनपुट टैक्स ऑन फिक्स्ड एसेट्स कैरी फॉरवर्ड। ये हमारा क्या हो रहा है, कैरी फॉरवर्ड हो रहा है, ये आ गया। जो हमने डिपार्टमेंट को पे करना है वो है अब ये, जो सेल्स टैक्स पेएबल होगा ना हमारा, वो तो ये आ जाएगा 39690, बिकॉज यही अमाउंट है, यही हमने क्या करनी है, ये हमने डिपार्टमेंट को हर हाल में पे करनी है। और दूसरा हमारा एक और इनपुट टैक्स जो है वो कैरी फॉरवर्ड आ रहा है, वो इस फिक्स एसेट्स के ऊपर ऑन परचेजेस है, वो हो जाएगा जी इनपुट टैक्स कैरी फॉरवर्ड फॉर द मंथ, और वो कितना था 1786195। इसमें से लेस करें आप 1567179 1567179, तो ये कितना कैरी फॉरवर्ड हो रहा है 1786195 लेस 1567179, ये 219016, तो 219016 ये भी कैरी फॉरवर्ड है, और जो फिक्स्ड एसेट्स का इनपुट टैक्स है वो भी कैरी फॉरवर्ड है आपका, वो है 261814 261814, ये आपका कैरी फॉरवर्ड आ गया। आखिरी चीज रिफंड, सेल्स टैक्स रिफंडेबल। अब इस रिफंड में एक तो ये आ जाएगा आपका 202633 इनपुट टैक्स ऑन परचेजेस, ये होगा आपका 202633, फिर होगा इनपुट टैक्स ऑन मशीन ए, बिकॉज वो मशीन सोलली आपकी इसके लिए इस्तेमाल हो रही थी अगेंस्ट एक्सपोर्ट्स, तो उसके ऊपर इनपुट टैक्स था आपका मशीन ए का 3,40,000, वो भी यहाँ पे आ जाएगा। और एक और इनपुट टैक्स जो है था रॉ मटेरियल का, वो भी आपके पास आ जाएगा, जो आपने स्टार्टिंग पे यहाँ मेंशन किया था, जो हमने यहाँ पे एडजस्ट भी किया था, मटेरियल यूज फॉर एक्सपोर्ट्स 114,750 का, ये भी आ जाएगा। तो 114,750 इन तीनों को हम जमा कर लेंगे, 202
633 प्लस 340 प्लस 114750, ये बनेगा 657383। ये जो अमाउंट है ये हमारी सेल्स टैक्स रिफंडेबल है। ये हमने डिपार्टमेंट से वापस लेना है। ये अल्लाह से शुक्र है पैसे वापस मिले। ये हमने डिपार्टमेंट से वापस लेने, ये डिपार्टमेंट से वापस ले जाएंगे क्योंकि दौड़ दो कोई वापस मिलना। ये हमारा हो रहेगा कैरी फॉरवर्ड, और ये हमने जाकर डिपार्टमेंट को पे करना है। लाइबिलिटी ये पेबल है, ये कैरी फॉरवर्ड है, और ये है हमारा वापस ये रिफंड डिमांड करेंगे। सो दिस वाज द मेहरबान क्वेश्चन, जो काफी ज्यादा मेहरबान था। अच्छा सवाल था, लेकिन मजा आया सवाल करने का। दैट वाज द क्वेश्चन, वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट क्वेश्चन जो है ना वो यही है। तो 17 मार्क्स का सवाल अभी तक के पास पेपर में से सबसे मुश्किल है। तो ये जी हमारा था मेहरबान एसोसिएट। इसके अलावा एसोसिएट्स के जितने सवाल हैं वो थोड़े मुश्किल होते हैं, बट ये सवाल जो था थोड़ा ज़्यादा मजेदार। तो दैट वाज द कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन अबाउट सेल्स टैक्स।